पारदर्शी विकास न्यूज चैनल में आप समस्त लोगों का हार्दिक स्वागत है तथा अभिवादन है। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं पारदर्शी विकास समाचार पत्र के संपादक सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, आपका स्वागत है। आज हम लोग कार्यक्रम करेंगे किसी भी राष्ट्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए और समाज में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्या इसके लिए हमारी शिक्षा उत्तरदायी है। तमाम विषयों का आज चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर सुशील कुमार जी देंगे। सुशील कुमार जी, आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। सुशील कुमार जी, सर्वप्रथम बताइए कि किसी भी राष्ट्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सरकार को कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। पीयूष जी, धन्यवाद आपका। पीयूष जी, देखिए, अगर हम आर्थिक रूप से राष्ट्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार को सबसे पहला कार्य करना होता है कि रुपए को ज्यादा से ज्यादा चलन में लाया जाए। यदि हम रुपए को ज्यादा से ज्यादा चलन में लाएंगे तो इससे खपत बढ़ेगी, और जब खपत बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियां चलेंगी। जब इंडस्ट्रियां चलेंगी तो रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो पैसा घर में पहुंचेगा। जब पैसा घर में पहुंचेगा तो वो पैसा बाजार में पहुंचेगा। जब पैसा बाजार में पहुंचेगा तो बाजार से पहुंचने के बाद में बड़ी बाजारों में पहुंचेगा। बड़ी बाजार से वापस पैसा कहां जाएगा? फिर से इंडस्ट्री में आएगा, और इंडस्ट्री में जब आएगा तो वो रुपया वहां से टैक्स के रूप में सरकार के पास जाएगा। तो सबके पास जब रुपया चलन में होगा तो सबके पास रुपया प्रॉपर पहुंचेगा, और जब प्रॉपर सबके पास रुपया पहुंचेगा तो इससे हमारे एक पंथ अनेक काज होंगे। हमारा राष्ट्र सुदृढ़ होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, और जन जन तक रुपया पहुंचेगा। सरकार को यदि रुपए का हम चलन रोकते हैं तो जब रुपए का चलन रुकेगा तो वहीं पर भी विकास की दर रुक जाती है। भ्रष्टाचार इसकी एक मूल जड़ होती है। भ्रष्टाचार, लोग, अधिकारी, बड़े बड़े सरकार पे बैठे नेता, अन्य लोग, पूंजीपति, ये रुपए को उठा करके जब्त कर लेते हैं, डंप कर लेते हैं। और जब रुपए को डंप कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में रुपया चलन से बाहर हो जाता है। जब रुपया चलन से बाहर हो जाएगा तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? हमारी इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खपत नहीं होगी। अब देखिए खपत का उदाहरण। यदि हम सबसे पहले, हमें आवागमन के लिए चाहिए होती सड़कें, हमें चाहिए होती है रेलवे, हमें चाहिए होती है बंदरगाह, हमें चाहिए होते हैं एयरपोर्ट, प्रमुख साधन। एक सड़क बनाने के लिए आप देखिए कितना खर्च होता है। एक सड़क बनाने के लिए, और शीघ्र बनाना, बजट को लेकर के होल्ड करके नियमित समय की बजाय दीर्घकालिक समय व्यर्थ करने पे भी विकास कार्य रुक जाता है, क्योंकि लागत बढ़ जाता है ना, बढ़ जाती है, तो उससे अनियमितता बढ़ जाएगी। नियमितता की जगह अनियमितता हावी हो जाती है। तो हमें कैसे बढ़ता है कि हमारे पास, हमने एक सड़क बनाने का निर्णय लिया। जैसे ही सरकार एक सड़क बनाने का निर्णय करती है, एक बजट उस पर जारी कर देती है। बजट उसने जारी किया, वो जैसे ही आते हैं तो वो सड़क बनाने के लिए इंडस्ट्री के पास जाते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री के पास गए? सरिया लगती है सड़क पे, ठीक है, तो सरिया की इंडस्ट्री चली ना। सीमेंट की जरूरत पड़ती है तो सीमेंट इंडस्ट्री पे गए। प्लास्टिक जरूरत पड़ी है तो प्लास्टिक पे जाते हैं। यानी रॉ मटेरियल जो होता है उसकी
इंडस्ट्रियां बढ़ने लगती हैं और जैसे ही उन इंडस्ट्रियों के पास ऑर्डर पहुंचता है तो उनको माल बनाने के लिए लेबर चाहिए होता है, तो उनको लेबर तुरंत चाहिए होता है, तो नीचे वाले स्तर को रोजगार मिल जाता है। ठीक है, सड़क बनाने के लिए भी लेबर की आवश्यकता होती है, तो उनको भी लेबर मिल जाता है। पढ़े लिखे लोगों के लिए भी काम हो जाता है, क्योंकि इंजीनियर्स के बिना रोड बनेगी नहीं, तो इंजीनियर को भी रोजगार मिल जाता है। ऐसी स्थिति में रुपए का चलन हुआ, रुपया आया, इंडस्ट्री के पास पहुंचा, इंडस्ट्री के पास इंडस्ट्री के एम्प्लॉय के पास पहुंचा, एम्प्लॉय के पास से घूमता हुआ रुपया ठेकेदार के पास आया, ठेकेदार के पास से घूमता हुआ लेबर के पास पहुंचा, यहां के एम्प्लॉयों के पास पहुंचा, एम्प्लॉयों के पास पैसा पहुंचा तो एम्प्लॉय पैसा लेकर के मार्केट में गया, फिर वो अपनी जरूरती चीजें ली, अर्थात उसे अपने दैनिक उपभोग की चीजें परचेज करेगा, तो वो इंडस्ट्री भी चलने लगी। उस इंडस्ट्री की खपत बढ़ी तो क्या हुआ कि उसने जितनी भी सेल की तो सेल करने पर टैक्सेस बढ़ा, जब टैक्सेस बढ़ा तो वो टैक्स जो आया उस टैक्स से उसने गवर्नमेंट ने पे कर दिया, विकास कार्य का पे कर दिया। तो यदि किसी भी राष्ट्र को सुदृढ़ करना है तो हमें सबसे पहला जो काम करना होता है वो अपने विकास कार्यों को गति देना होता है। जितना ज्यादा विकास कार्यों को हम गति देंगे उतनी ही ज्यादा हमारा राष्ट्र सुदृढ़ होता जाता है, इकोनॉमी हमारे राष्ट्र की उतनी ही मजबूत होती जाती है। क्यों? क्योंकि रुपया चलन में होता है, और जब रुपया चलन में होता है तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ सबका चर्निंग चलती है, सबका चैन चल जाती है। सुशील जी, ये बताइए कि हाँ। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश सरकार करती है, हाँ। इससे पूरी पूरी साइकिल चलने लगती है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी सरकार को निवेश किन किन क्षेत्रों में और करना चाहिए जिससे और मजबूत हो? नहीं, सरकार देखिए अनुसंधान में करती है, कौशल विकास में करती है। भाई एक सरकार जब टैक्स सरकार के पास आना शुरू हो जाता है, सरकार के पास पैसा आने लगता है, तो सरकार उन पैसे से विभिन्न योजनाएं चलाते हैं, चूंकि स्किल्ड भी चाहिए होता है, चूंकि बिना स्किल्ड के तो रोड नहीं बन सकती है ना, तो स्किल्ड भी चाहिए होता है। तो कौशल विकास में अगर माध्यम से अगर योग्य होंगे, स्किल्ड होंगे, तो उनके माध्यम से भी हम उस कार्य को और बेहतर कर सकते हैं। अब रहेगी सरकार को अन्य क्षेत्र में निवेश करने का, तो अन्य क्षेत्र में निवेश के लिए जैसे कौशल विकास हो गया, अनुसंधान हो गए, अनुसंधान के जैसे हमें अभी जैसे हमने चंद्रमा पर, है ना, चंद्रमा पर हमने भेजा, कैसे क्या लाभ हुआ? उससे हमें लाभ हुआ कि हमें वहां की पोजीशन पता लगा, हमें बहुत सारे वायुमंडल की पोजीशन क्लियर हुई कि हम आगे किस मौसम पे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। इससे किसानों को भी फायदा होता है। किसानों को फायदा होता है, मुझे भविष्य में आने वाले तूफानों की जानकारी होती है, जिससे हमारा जो समुद्री व्यापार होता है वो प्रभावित नहीं होता है, मौसम की पहले से जानकारी हो जाती है। जी जी जी। तो इन सेक्टरों में सरकार काम करती है और इनके द्वारा हम विकास कार्य को तेजी दे सकते हैं। तो चलिए बताइए, जैसे जन सामान्य में जो अवधारणा है कि वो निवेश इंश्योरेंस में करती है या एफडी में करती है, बस यहीं तक सीमित है निवेश का। इसके अलावा कोई निवेश जन सामान्य कहाँ कर सकता है? इसके लिए संभावना है? देखिए है, जन सामान्य को पहले तो अपने आप को भी बदलना होगा। जन सामान्य किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहता और अपने पिछड़ेपन का जिम्मेदार वो स्वयं होता है। हम किसी भी विकासशील राष्ट्र की बात कर लें तो वो कोई भी एफडी में पैसा नहीं रखते हैं। एक भी विकसित राष्ट्र का नागरिक बैंक एफडी नहीं कराता है। अब आप पूछें क्यों नहीं कराता है ना? जेन्युइन प्रश्न है, क्यों नहीं कराता है? वो इसलिए नहीं कराता है क्योंकि वो राष्ट्र की विकास की गति में साझेदारी करता है। आपने देखा है, बराबर सुनते हैं एफआईआई हमारे शेयर मार्केट में निवेश किया, मोटा माल कमाया, उसके बाद निकल गए। जब तक वो निवेश करते हैं तब तक हमारी शेयर बाजार ऊपर भागती है, जैसे वो पैसा लेके भाग जाते हैं हम नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो निवेश करते हैं एफडी में करते हैं। अब सुनिए, अब इस एफडी का नुकसान क्या है?
एफडी का नुकसान क्या है? इस एफडी का सबसे पहला नुकसान यह है कि जैसे ही व्यक्ति ने अपनी एफडी को 7 और 8-9% पे निवेश किया, जैसे ही ब्याज दर घटाते हैं तो लोगों में रोष उत्पन्न होने लगता है और हमारी विपक्षी पार्टियां इस पे अनावश्यक प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती हैं, जिससे सरकार को मजबूर होकर के ब्याज दर को ऊंचा करना पड़ता है, जबकि ये ऊंचा ब्याज दर हमेशा ग्रोथ में घातक सिद्ध होता है। कैसे? आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ अपने, और वो भी लॉस पे जाते हैं। मैं बताता हूं कैसे। आपने अपने पैसे को उठाया, बैंक एफडी में लगा दिया, जबकि बैंक एफडी में भी जोखिम होता है। सब जानते हैं कि जोखिम हर जगह होता है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि बैंक एफडी में तो कोई जोखिम होता नहीं है, हम बैंक में पैसा लगा देंगे। अब आपने बैंक को दे दिया 8% पे पैसा दे दिया, 7.5% पे दे दिया, 7% पे दे दिया। तो 7% पे जब आप पैसा बैंक को दे रहे हो तो सीधी सी बात है कि आपसे 7% आपको देने के लिए बैंक को 10 से 11 और 15% तक अपना पैसा आगे देना होता है, तभी वो आपको 7% देगा। वो बैंक, वो सरकार निवेश करती है ना उस पैसे को मार्केट में। नहीं, सरकार की बात ही छोड़ दीजिए। अभी सरकार नहीं है, अभी यहां सरकार का कोई रोल नहीं है। अभी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। आपने अपना पैसा 7% पे जैसे ही बैंक को दिया, बैंक ने आपको 7% वापस करने के लिए 15% तक पर पैसा फ्लोट कर दिया। अब एक बात बताइए, मुझे एक मकान बनाना है, आप समझिए, मुझे एक मकान बनाना है, मैं 15% ब्याज पे पैसा लेता हूं, मैंने 10 लाख रुपया लोन लिया, मुझे 20 लाख रुपए चुकाना पड़ता है, तो मेरे लिए मकान सस्ता पड़ा या कॉस्टली हो गया? महंगा हुआ ना? महंगा हुआ। हमारा इन्फ्लेशन दर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यदि इन्फ्लेशन दर बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ने का जिम्मेदार कौन हुआ? मूल निवेशक। दूसरा पहलू, पहला पहलू। दूसरा पहलू, जैसे ही आपने रुपया बैंक को दिया, बैंक ने वो रुपया उठा के इंडस्ट्री को दे दिया। एक कुटीर उद्योग वाले को पैसा दिया, कुटीर उद्योग वाले ने वो रुपया लिया और लेने के बाद में 12% पे उसे 13% पे पैसा मिला। 13% तो पहले उसे बैंक को ब्याज देना है। अब उसकी लागत गई बढ़। जब उसकी लागत बढ़ जाएगी तो उसका माल महंगा होगा कि सस्ता? महंगाई बढ़ेगी। इससे महंगाई बढ़ेगी। साथ में जब माल महंगा होगा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम टिकेंगे नहीं। जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा माल नहीं बिकेगा तो हम कहां जाएंगे? सेल डाउन होगी, तो भी महंगाई बढ़ेगी ना? तो महंगाई बढ़ाने का जिम्मेदार कौन हुआ? मैं खुद हुआ। तो सबसे खराब इन्वेस्टमेंट कौन सा है? बैंक एफडी। अब बैंक एफडी की जगह यदि एफआई हमारे यहां निवेश कर सकता है तो हम अपना पैसा क्यों नहीं निवेश कर सकते? म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड करें, शेयर में करें। कैसे करें मैं बताता हूं। आपकी बाजार में जोखिम इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के निवेशकों की संख्या बहुत कम होती है। उनके मन में एक भ्रम पैदा रहता है कि शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे तो मेरा पैसा डूब जाएगा। अनसर्टेनिटी रहती है ना, लोग कहते हैं कि इसमें। यस, और इस अनसर्टेनिटी की जिम्मेदार कौन है? पर निर्भर रहता है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भी आम पब्लिक ही है। ठीक है। अगर ये पैसा वो मार्केट में निवेश करें तो देखिए कितने फायदे होंगे। पहला फायदा, जैसे ही आप मार्केट में निवेश करोगे, आपने ब्याज तो नहीं मांगा, तो पैसा किस में आया? फ्लोट में हुआ। अब जो पैसा मैं 14% ब्याज पे लेकर के काम कर रहा था, वो पैसा मुझे कैसे मिला? फ्री मिल गया। उनको मिला ना? लागत भी कम आई। जैसे ही वो पैसा मुझे फ्री मिला तो मेरी लागत कम आई। जैसे ही लागत मेरी कम आई तो हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हमने अपना माल बेचा। का मूल्य कम होगा। यस। जब हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट पे माल बेचेंगे, डिमांड अधिक होगी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। यस। तो जब हमारा माल बाजार बाहर बिकेगा तो हम वहां से क्या लेके आएंगे? विदेशी मुद्रा। हाँ, विदेशी मुद्रा का संचय होगा, इससे अर्थव्यवस्था। जैसे ही विदेशी मुद्रा हमारा भंडार बढ़ेगा तो हमारी जो रेटिंग है अंतरराष्ट्रीय स्तर की वो बढ़ेगी। जब हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेटिंग बढ़ेगी तो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी कम ब्याज पे पैसा मिलेगा। हमें जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऊंचे लेवल पे ब्याज देना पड़ता है वो ब्याज भी मुझे कम देना होगा।
ठीक है ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से कर्ज जो लेते हैं अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए बाहर से कर्ज ले लेते हैं, उस पैसे को हम आपस में बंदर बांट करके जब्त कर लेते हैं, तो हमें ब्याज भी देना पड़ता, तो हमारी इकोनॉमी खराब हो जाती है। तो यदि हम उस इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है तो हमें शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो जैसे पूरी बात मैं उसको कंप्लीट कर लूं, जैसे 14% वाला ब्याज पे जो मुझे देना पड़ रहा था, अब वो पैसा मुझे किस पे मिला? फ्री मिला। जब मुझे फ्री मिलेगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार से हम ज्यादा प्रॉफिट कमा के लेके आएंगे ना। यदि मैं पहले 5 रुपया प्रॉफिट कमाता था तो आप शेयर बाजार में अनसर्टेनिटी रहती थी, यार 5 रुपया पकड़ा तो मुझे क्या दिया यार, 1 रुपया 54 दिया यार, छोड़ो यार, मेरा 8% का पैसा बैंक वाला सही है, ठीक है ना। लेकिन वही जब 5 रुपए की जगह अगर हम 50 रुपया कमा के लेके आ रहे हैं तो अब आपको कितना मिल रहा है? अधिक मिलेगा, उससे एफडी के अधिक मिलेगा, है ना। अब आप उसका 5 गुना मिलेगा। जैसे ही 5 गुना मिलेगा तो अब आप एफडी में कितना कमा रहे थे? 8 रुपया। अब 8 रुपए की जगह अब आप कितना कमाएंगे? 15 रुपया। तो अब आपको प्रॉफिट बढ़ गया ना। बिल्कुल। और अनसर्टेनिटी भी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि मैं जब मार्केट में माल लेके जा रहा हूं तो हम वहां से प्रॉफिट कमा के लाएंगे। आज चाइना की यदि इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो की थी तो इसका प्रमुख कारण क्या था कि चाइना ने भी अपने लघु और कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान दिया था और वहां पर उन्होंने कंपलसरी किया था कि आपको व्यापार करना है, स्वतः रोजगार का। जब उन्होंने स्वतः रोजगार को कंपलसरी किया तो बेरोजगारी भी घटी और बेरोजगारी घटने के साथ ही साथ में माल भी सस्ता बना और ब्याज देना नहीं पड़ा। बहुत व्यवस्था सुदृढ़ हुई उनकी। उससे क्या हुआ कि बाहर से इनकी जीडीपी बढ़ी और इनकी जीडीपी बढ़ने से ब्याज भी घटा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये स्ट्रांग हुए, इनकी इकोनॉमी ग्रो कर गई। तो हमें किसी भी निवेश के लिए, राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए हमें सबसे पहले ब्याज दर पर अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि हम ब्याज दर पर अंकुश लगाते हैं, ब्याज को जितना ही ज्यादा हम घटाएंगे तो उतना ही ज्यादा हम बाजार में आसानी से पैसा सुलभ करा पाएंगे। और जब हम बाजार में सुलभ कराएंगे तो क्या होगा कि उससे वो व्यापार फलेगा, फूलेगा, रोजगार बढ़ेगा और वो ज्यादा प्रॉफिट कमा के लेके आएगा। तो जी आपके अनुसार कि लोगों को एफडी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, कम चाहिए। अच्छा, आपने बताया एफडी में इन्वेस्ट करने में जोखिम है। जोखिम क्या क्या एफडी में? देखिए, अब जब आप एफडी में निवेश करते हो तो लोगों में लालच बढ़ता है। लोग भी मान के चलते हैं कि हम व्यर्थ में इंडस्ट्री लगाएं। यहां तो देश में ऐसे लोग हैं जो एफडी में ही लगाते हैं, तो वो भी ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हैं। चोर बाजारी बढ़ती है। चोर बाजारी में क्या होता है कि सरकारी कानूनों का दुरुपयोग करके लोग फाइनेंस कंपनियां खोल लेते हैं, जिनका उद्देश्य ही होता है कि हम इस पैसे से हम पैसे को वापस नहीं करना है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां होती हैं। बहुत सी कंपनियों में जोखिम भी होता है। कैसे होता है? एक कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तहत, एनबीएफसी के तहत उन्होंने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। वो रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात उन्होंने अपने नाम के तहत वो अपनी कंपनी स्टार्ट करके मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर दिया। ठीक है। वो जब पैसा उठाते हैं तो वो मोटा ब्याज देते हैं। जब मोटा ब्याज देते हैं तो बाजार से भी मोटा ब्याज उनको चाहिए होता है। तो मोटे ब्याज पे उनसे पैसा लेने वालों की संख्या क्या होती है? कम होती है। अगर बैंक से मुझे कोई पैसा 12% पे मिलने वाला है तो कोई भी व्यक्ति 25% पे पैसा लेना पसंद नहीं करेगा। और वो व्यक्ति 12% पे ऑलरेडी पैसा उठा रहा है बाजार से, तो 25% से कम पे देगा नहीं, तो वो 12-13 पे क्यों उठा रहा है? और देखिए, बैंक जब पैसा उठाती है तो बीच में किसी को कमीशन नहीं देती है। यदि बैंक कमीशन देती भी है तो 20 पैसे 25 पैसे कमीशन देती है, 50 पैसे कमीशन देती है। लेकिन ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले अधिकतम लोग होते हैं, सारे नहीं, कुछ लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात इसका दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करके एजेंटों को भी 3-3, 4-4% कमीशन देते हैं।
12% आपने इन्वेस्टर को दे दिया, 4% आपने ब्रोकर दे दिया, 16% आपका ये हो गया, 4 से 5% आपके पैसे उठाने में खर्च हो गया, 20 से 22% पे पैसा आपके पास आ रहा है। इसके लिए सरकार की तो जिम्मेदारी है, 25% से कम पे वो पैसा नहीं दे पाएंगे, और जब वो 25% से कम पे पैसा नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब है उनको कहीं ना कहीं डिफॉल्ट करना है। इसको रोकने के लिए सरकार को क्या कदम इसको उठाने चाहिए? रोकने के लिए सरकार को तो कदम उठाने ही चाहिए। मुख्य रूप से इसकी पूर्व की सरकारें इसकी जिम्मेदार हैं, और हम लोग को भी जागरूक होना चाहिए, और स्वयं को भी जागरूक होना चाहिए। बेरोजगारी के चक्कर में, लालच में पड़ के व्यक्ति ऐसी कंपनियों की शरण में चला जाता है। उसे लगता है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास काम धंधा नहीं है और रोजगार के अवसर नहीं होते हैं। जब सरकार इस प्रकार से रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं कराती है तो लोग इस तरफ ऑटोमेटिकली झुकते चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो कंपनियां इसका लाभ उठाती हैं और कानून और सबको धक्का बताते हुए वो पैसा जब्त कर लेती है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा किसी को देना नहीं है, पैसा उनका जाना नहीं है, 25 से 30% पे कोई पैसा लेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? वो बंदर बांट कर लेते हैं, और इसमें बहुत हद तक सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। सरकारी अधिकारियों को मोटी रकम पहुंचती रहती है, तब तक वो कान में तेल डाल के बैठे रहते हैं। जब वो पैसा समेट के भाग जाते हैं तो कहते हैं आप कोर्ट पे जाइए। उसके बाद कोर्ट के माध्यम से वकील और दूसरे लोगों की भी इनकम चालू हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एजेंट और इन्वेस्टर के बीच में विरोधाभास उत्पन्न होता है और द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। जबकि इस स्थिति में गलती दोनों पक्ष की होती है। जितना दोषी अभिकर्ता होता है उतना ही दोषी निवेशक होता है। लेकिन इन सब से ज्यादा जो होता है लालच में वो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है। निवेशक लालच में आ जाता है कि हमें इतने % कहीं नहीं मिलेगा, ये कंपनी दे रही है जी। इसलिए निवेशक लालच में आकर के वो पैसा निवेश करता है। तो जितना जोखिम, जितना गलती निवेश करने वाले अभिकर्ता की होती, कराने वाले अभिकर्ता की होती है, उतनी ही गलती निवेशक की होती है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा गलती सरकार की होती है, क्योंकि उसने ये जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम के माध्यम से उनको कमाने का मौका किसने दिया? सरकार ने दिया। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए, सरकार को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने चाहिए, बजाय इन कंपनियों को प्रमोट करने के। अच्छा सुशील जी, समाज में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हाँ, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों बढ़ रही है बेरोजगारी? देखिए, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, हाँ, इसका मैं बता तो प्रयास कर रही है। देखिए, मैं बता रहा हूं, वर्तमान में जो बेरोजगारी है, वर्तमान में अगर हम आज की बात करें बेरोजगारी का है, की बात कर रहा हूं, तो आज आप अच्छी तरह से मान लीजिए, सरकार ने विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन खोल दिए। आपको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड करा रही है। कौशल विकास योजना के तहत आपको स्किल्ड कर रही है, आपको रोजगार के सारे अवसर दे रही है। लेकिन अब क्या है, ऐसी स्थितियों में भी हमारा विपक्ष और वो वर्ग जिन्होंने फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से पहले लोगों को मरवाया था, डुबोया था, वो लोग उस लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करके उनको सही रास्ते पे जाने से रोक रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है, आज की तिथि में अगर आप चाहें तो आप बेरोजगार नहीं हो सकते। ताजा उदाहरण अभी कुंभ का ले लेते हैं। कुंभ में प्रयागराज की अगर इनकम की बात कर लो तो वहां पे लाखों से करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए हैं। यदि 45 दिन में लोग करोड़ों कमा सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि यदि हम रुपए का सर्कुलेशन करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा रुपया कमा सकते हैं। सरकार के बताए हुए राह पे चलें। अब देखिए कैसे, हम बेरोजगारी की पूरी बात कर रहे हैं, हम बेरोजगार हैं, हम कृषक हैं, ठीक। सरकार की तरफ से कृषि की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक धन कमा सकते हैं। मोटे तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं मिलेट्स। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटा अनाज, मोटा अनाज,
इनको उगाने पर इन पे ज्यादा कीमत मिल रही है, हम इनको उगाएं। इसके अलावा सरकार ने आयुर्वेद के सेक्टर पे भी बहुत काम किया है। यदि वो जड़ी बूटियां उगाएं तो उनको बाजार में उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी, तो किसान की इनकम बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। पर सुशील जी, लोगों पे इसके सरकार ने जो प्रयास किए हैं लोगों को सुदृढ़ करने के लिए, रोजगार तक बनाने के लिए, लोगों के पास अभी पूरी सूचना नहीं मिली है। जी, इसलिए जी। लोग दिग्भ्रमित हैं। हाँ, अब सूचना है, ऐसा नहीं सूचना नहीं है। हाँ, बहुत स्तर पे, सरकारी स्तर पे लोग कार्य कर रहे हैं। समाज के नीचे पायदान पर जो आदमी है उसको ये जो योजनाएं शुरू की हैं, हाँ, वहां तक पहुंची नहीं है, नहीं पहुंची है, लेकिन लोग भी जानना नहीं चाहते। ये आप ठीक कह रहे हैं, लोगों को भी हम कहेंगे, हम सरकार का जो है ठीक है, क्योंकि मेरे लिए सरकार कुछ नहीं है, सरकार से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार की स्कीमों के विषय में जानकारी करना तो मेरा भी दायित्व है। सरकार की क्या स्कीमें, दायित्व है कि नहीं है? यदि हम किसी के कहे पर कोई काम कर सकते हैं तो हम अपना विवेक क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए हम शिक्षा को उत्तरदायी मानते हैं। मैं बता रहा हूं, शिक्षा पे मैं आ रहा हूं। हाँ, शिक्षा हमारे जो समाज में दी जा रही है बच्चों को, हाँ, रोजगार परक नहीं है। हाँ, अगर शुरू से रोजगार परक हो तो व्यक्ति स्वतः आत्मनिर्भर हो जाए। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, स्वतः आत्मनिर्भर हो जाए। अभी पहले वाले प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ है, इस प्रश्न का मैं उत्तर आपको दे रहा हूं। क्योंकि अभी आपने बेरोजगारी की बात की, बेरोजगारी का जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक नहीं समझ में आएगा कि बेरोजगारी का कारण क्या है। ठीक है, तो मैंने बोला मैं कृषक हूं, मैं बेरोजगार हूं, तो उत्तर क्या मिला कि मैं कृषक हूं, मैं बेरोजगार नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे पास जड़ी बूटी उगाने का ऑप्शन है जिसकी हमें बाजार में ज्यादा कीमत मिलेगी। मेरे पास मिलेट्स उगाने की है जिसमें हम बाजार में ज्यादा कीमत उठा सकते हैं। ऐसे मेरे पास ऑप्शंस हैं जिनसे हम ज्यादा धन कमा सकते हैं, तो मैं बेरोजगार नहीं हूं। दूसरी स्थिति में बटाईदार हूं, मेरे पास खेत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ले मैं हिस्सेदारी पे खेती करता हूं, तो भी मैंने खेती किसी की ले ली और लेने के बाद मैंने इसी पे जड़ी बूटियां उगाना शुरू कर दी। सरकार ने आयुर्वेद के सेक्टर पे बहुत काम किया है, बहुत सारे कॉलेज निरंतर बनते चले जा रहे हैं, लोन दे रही है और लोन भी दे रही, 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का पैसा दे रही है। ऐसी स्थिति में यदि मैं जैविक खेती करूं, अगर यदि मैं जड़ी बूटियां उगाऊं, यदि मैं मिलेट्स उगाऊं, तो मैं कैसे भी करके उगाऊं, चाहे मैं बटाई पे काम करूं, चाहे मैं ओन किसान हूं, तो भी मैं अधिकतम कमाई कर सकता हूं। जैविक खाद बनाइए, उसमें भी डिमांड काफी। यस, अभी दूसरा आइए, अब मैं शिक्षित बेरोजगार हूं, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास बहुत रोजगार है, मैं शिक्षित बेरोजगार हूं, मैं स्किल्ड हूं। यदि मैं स्किल्ड हूं तो आज की तारीख में गवर्नमेंट ने इनोवेशन करने के लिए बोला है। आप नई नई चीजें बनाइए, बाजार में लेके जाइए उसको, बाजार में आपको ज्यादा कीमत मिल रही है, मार्केट में लोग नई नई चीजों को प्रमोट कर रहे हैं और सरकार उसके लिए आपको 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का पैसा दे रही है। तो आप यदि कहें कि मैं शिक्षित बेरोजगार हूं, मेरे पास काम नहीं है, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पास काम है लेकिन आप काम करना नहीं चाह रहे। अब मैं कह रहा हूं मैं अशिक्षित बेरोजगार हूं, मेरे पास काम नहीं है, मैं शिक्षित हूं, मेरे पास काम ही नहीं है। तो सरकार ने इतने सारे ऑप्शन रखे हैं, आजकल इंडस्ट्रियां सब फायदे में चल रही हैं। यदि फायदे में नहीं चल रही होती तो शेयर बाजार इतना बूम नहीं करता। इंडस्ट्रियां फायदे में चल रही है, इसका मतलब वहां लेबर की आवश्यकता है। आप जाना नहीं चाहते हो, आप काम नहीं करना चाहते हो, मत जाइए। आप नहीं जाना चाहते हो, मत जाइए। आपके पास लोकल में बहुत सारे काम है और कौशल विकास को बढ़ावा दे रही सरकार की स्किल्ड लेबर उपलब्ध हो जाए। हाँ, साथ ही साथ में आपको स्किल्ड करने के लिए कौशल विकास पर भी सरकार काम कर रही है। इसलिए यह कहना कि हम बेरोजगार हैं और सरकार बेरोजगारी पे काम नहीं कर रही है, बिल्कुल टोटल निरर्थक है। ठीक है, आज की तिथि में अगर हम बात करें तो यह बात टोटल निरर्थक है। लोग इस बात को यह बिल्कुल कतई मानने लायक नहीं है। ठीक है, अब आपने बोला शिक्षा वाली बात, ठीक है, शिक्षा वाली बात अगर आपने बोली तो मैं आपका इस बात पर समर्थन करता हूं। इस बात पर समर्थन इसलिए करता हूं कि सरकार ने जहां इतना काम किया है, सरकार को एक काम और करना चाहिए, रोजगार तक शिक्षा बनानी। सरकार को शिक्षा को समान कर देना चाहिए।
समान शिक्षा का मेरा तात्पर्य है, वन शिक्षा का मेरा तात्पर्य है एक बोर्ड बनाए, एक राष्ट्र एक शिक्षा। एक शिक्षा, ये सारे बोर्ड खत्म कर दें। अब आप देखिए, हम कमाते हैं 10,000 रुपया महीना, मैं कमाता हूं 7,000 रुपया महीना। मेरा बेटा कहां पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। सरकार बजट कितना दे रही है? बहुत बजट दे रही है। एक एक सरकारी टीचर को लाखों रुपए की सैलरी दे रही है। उसके बावजूद भी वो टीचर उस बच्चे को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वही टीचर अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाती है, वही नेता अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ाती है, वही आईएएस जो उसके लिए बजट पास करता है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाती है। तो इसका मतलब है सरकारी बजट का दोहन और सरकारी शिक्षा, वही दोहन, दुरुपयोग, दोहन, और किसके लिए दोहन? अपने लिए मिल बांट के खाना, बंदर बांट कर लेना, और शिक्षा के नाम पे जीरो। ये कैसे ठीक होगी? अगर हम वो सीबीएसई, आईसीएसई, इन शिक्षाओं को बंद कर दें, सब बोर्ड एक खत्म करके एक बोर्ड बना दें, और उस एक बोर्ड में सारी शिक्षा दें। हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तो भी उसी बोर्ड में पढ़ेंगे, हम हिंदी पढ़ेंगे तो भी उसी बोर्ड में पढ़ेंगे। तो जो बच्चा 7,000 रुपए की इनकम करने वाला बच्चा पढ़ेगा, वही पढ़ेगा हमारा आईएएस का बच्चा, वही पढ़ेगा हमारा नेता का बच्चा। जब नेता का बच्चा, आईएएस का बच्चा और अधिकारी का बच्चा, उस टीचर का बच्चा जब साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा कि टीचर उस जगह पक्षपात नहीं कर पाएगा। बहुत सारे टीचर मेहनत से काम करते हैं, पढ़ाते हैं, हम सब पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं सरकारी टीचरों पे, लेकिन बहुत सारे टीचरों ने इसका दुरुपयोग करने के लिए क्या होता है, ये अपवाद है जी। परिणाम क्या होता है कि उन बच्चों का एजुकेशन स्तर गिरता चला जाता है, बच्चे करते हैं, और वो अपने, वही टीचर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बराबर ध्यान देते हैं और सीबीएसई, आईसीएसई में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी अपने बच्चे को टीचर बनाना है। कहां? सरकारी विद्यालय में। लेकिन सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं। तो ये शिक्षा के सिस्टम को सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो इतना ह्यूज बजट शिक्षा पे खर्च कर रही है, अगर वो कर रही है तो इसका सदुपयोग तभी हो पाएगा जबकि सारे बोर्ड को वो खत्म करा दे और एक बोर्ड बना दे। छात्र लाभान्वित भी होने जिस प्रकार से पहले गुरुकुल चलते थे, उस गुरुकुल में राजा का बेटा भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था, उस गुरु का बेटा भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था जिसमें सामान्य व्यक्ति का बच्चा पढ़ता था। इसलिए योग्यता का सिलेक्शन होता था। आज योग्यता का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, चाहे सरकार सरकारी विद्यालयों पर कितना ही बजट क्यों ना ला दे, उसका इंप्लीमेंटेशन अधिकारी करते हैं और टीचर करते हैं। जब इंप्लीमेंटेशन टीचर और अधिकारी करेंगे तो वो सारे के सारे लोग बंदर बाट कर लेते हैं। इसको रोकने के लिए इसमें अपवाद हो सकता है, कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम जिसकी पहल होती है उसकी बात कही जाती है। आखिरकार सरकारी विद्यालयों की शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरने का क्या कारण है? हमने ग्रेजुएट कर लिया, हम ग्रेजुएट कर लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएट करने के बाद में बहुत सारे बच्चे अगर उनसे उनका नाम लिखने को कह दो तो अपना नाम नहीं लिख पाते। सरकार ने प्रयास किया, आज नकल विहीन परीक्षा सरकार करा रही है, इसीलिए उन्होंने सिस्टम को भी इजी किया है। और इसके साथ साथ कई एजेंसी लगी हुई है, लोगों को जबरदस्ती पास कराने की डिग्री उपलब्ध करवा देती है। जी, तो शिक्षा का क्या महत्व? कोई शिक्षा का महत्व ही नहीं है। नहीं है। जब आदमी डिग्री होल्डर हो जाता तब कहता है हमें रोजगार नहीं मिला। रोजगार कैसे मिलेगा? हाँ, जब उसकी नॉलेज ही नहीं, उस स्तर के आप हो नहीं तो कैसे रोजगार मिलेगा? जी, तो इसलिए सरकार ने जहां पर स्किल पर रोजगार के लिए कौशल विकास पे काम कर रही है, अन्य क्षेत्रों में काम कर रही है, तो शिक्षा के स्तर पर भी सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। और मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से अपने प्रदेश के मुखिया से, हालांकि हम देश के मुखिया से भी निवेदन करेंगे कि वो हमारी इस बात को, यदि उनके पास तक ये बात पहुंचती है तो कृपया इस बात पर ध्यान दें और इस अनैतिक खर्चे को रोक करके शिक्षा का सदुपयोग, उस धन का सदुपयोग करने के लिए वन बोर्ड पर, एक बोर्ड पर काम करने का प्रयास करें। ये मेरी आपसे निवेदन है। जी भाई साहब, आज चर्चा हुई कि राष्ट्र को की अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए और
जन सामान्य अपने निवेश को कहाँ कहाँ निवेश करे जिससे कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो और शिक्षा रोजगार परक हो जिससे कि रोज बेरोजगारी की जो दर बढ़ रही है वो बहुत कम हो जाए और सभी रोजगार हो जाए जिससे समाज खुशहाल होगा। परिवार है खुशहाल रहेगा, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। जब परिवार खुश रहेगा तो समाज में खुशहाली आएगी और एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होगा। आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई और इसकी विस्तृत जानकारी पर सुशील कुमार जी ने दी हम लोगों को और इससे हम लोग काफी लाभान्वित होंगे। इसके लिए सुशील कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।